मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास की इस नई श्रृंखला में आज हम मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, मौर्य साम्राज्य एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और यह एक ऐसा साम्राज्य था जिसने संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। जो पश्चिम, उत्तर के अफगानिस्तान, तजाकिस्तान आदि से लेकर के मैसूर तक यानी कि दक्षिण भारत को भी अशोक ने कवर कर लिया था। यानी कि मौर्य साम्राज्य पूरे दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। बच्चों, आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करेंगे, संक्षिप्त में जानकारियां इकट्ठी करेंगे और प्राचीन भारत के इतिहास की इस नई श्रृंखला मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे आपको पता चले भारत के इतिहास के बारे में, यहाँ की राजनीतिक भौगोलिक स्थिति के बारे में। बच्चों, अगर प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर करना है, राजनीतिक स्थिति को बेहतर करना है, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है, तो एक बार हमें मौर्य साम्राज्य को अवश्य पढ़ना चाहिए। मौर्य साम्राज्य में चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है, जो कि चाणक्य कौन थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान थे, प्रधानपति या प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र। उसमें उसने मौर्य वंश की राजनीतिक स्थिति को बहुत अच्छे से बताया है, पढ़ना चाहिए। बच्चों, हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो यह सबसे शक्तिशाली राजवंश था। बच्चों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। बच्चों, पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी और पाटलिपुत्र का शासक पहले, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से पहले, घनानंद था, जो कि नंद वंश का शासक था। वह एक क्रूर, अत्याचारी और प्रजा का शोषण करने वाला था। उसने प्रजा पर अत्यधिक टैक्स भी आरोपित कर दिए थे। प्रजा भी उससे बड़ी दुखी थी, परेशान थी। चंद्रगुप्त मौर्य तो उसी समय चाणक्य घनानंद के दरबार में जाते हैं और उसको समझाते हैं कि घनानंद, देश की अर्थव्यवस्था, देश की राजनीतिक स्थिति को मजबूत करो। चारों तरफ से हमारा भारत खुला हुआ है, सिकंदर का आक्रमण हो सकता है, इसलिए तुम्हें जरूरत है अपनी सेनाओं को मजबूत करने की, चारों तरफ फैल जाने की और भारत की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करने की, भारत की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करने की, भारत को समृद्ध, सुशक्त और सुदृढ़ बनाने की। लेकिन घनानंद उसी सभा में चाणक्य का अपमान करते हैं और उनकी शिखा को पकड़ के बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। चाणक्य को क्रोध आता है और वह अपमानित अवस्था में उसी समय कहते हैं कि मैं यह शिखा तभी बांधूंगा जब तुम्हारा विनाश कर दूंगा। इस साम्राज्य में एक ऐसे शासक को रखूंगा जो तुम्हारा अंत करके एक नए साम्राज्य की स्थापना करे और इस देश को सुदृढ़ बनाए। बच्चों, चाणक्य जैसा गुरु होना आज आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत कम है। चाणक्य जैसे गुरु की दृढ़ शक्ति, अनुशासन और उत्साह ने ही चंद्रगुप्त मौर्य नामक शिष्य को जन्म दिया और उसी चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत में और प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे बड़ा योगदान दिया और इस इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने पर मजबूर कर दिया। बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठते हैं। घनानंद को पराजित करने के बाद मौर्य साम्राज्य, मतलब किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की सूझबूझ, बुद्धि, विवेक और कुशल रणनीति की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर, ठीक है, पाटलिपुत्र के सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। ठीक है, इन्होंने 25 वर्ष तक शासन किया। जो मौर्य साम्राज्य है वो 137 वर्ष तक शासन कर पाया। ठीक है, 316 ईसा पूर्व तक उसने उत्तर भारत पर
पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है भारत का, वहां पर मौर्य वंश ने, जिसमें से मौर्य वंश के शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, अपने में मिला लिया था। बच्चों, मौर्य वंश किस प्रकार से पड़ा? बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य की माताजी का नाम मुर था और वहीं से इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। बच्चों, कुछ लोग मानते हैं इतिहासकार कि चंद्रगुप्त मौर्य थे वो शूद्र थे। ठीक है, कुछ मानते हैं क्षत्रिय थे। इस पर विवादास्पद है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि वह क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वंश के थे। ठीक है बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक काम किया। ठीक है, राजगद्दी पर शोभित हुए। 25 वर्ष तक इन्होंने शासन किया, पाटलिपुत्र पर कब्जा करके। वहीं इन्होंने राजधानी बनाई विष्णुगुप्त, यानी विष्णुगुप्त किसे कहा जाता है? चाणक्य। चाणक्य का नाम है कौटिल्य विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त की सहायता से उन्होंने घनानंद को पराजित कर दिया। सेल्यूकस ने मेगानेस्तीज जो यूनानी शासक था, यूनानी राजदूत था, उसको भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और उसमें भारत के बारे में संपूर्ण वर्णन किया, मौर्य साम्राज्य के बारे में संपूर्ण वर्णन उसने किया है। ठीक है, कि वहां की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वहां की आर्थिक स्थिति कैसी थी, वहां की धार्मिक स्थिति कैसी थी, वहां का प्रशासन कैसा था, इसके बारे में पूर्ण तरीके से मेगानेस्तीज ने इंडिका नामक पुस्तक में लिखा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक रहा। ठीक है, अंतिम समय में इसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और संलेखना, जो जैन धर्म में संलेखना एक प्रथा होती है, उसके द्वारा कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर जाकर के भूखे प्यासे रह करके अपने शरीर का, अपने देह का त्याग कर दिया। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार ने 297 से 272 ईसा पूर्व तक काम किया। बिंदुसार के शासनकाल में ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि इनके पिताजी बहुत कुछ करके चले गए थे, पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे, इसलिए बिंदुसार को ज्यादा परेशानियों का, तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, यूनानियों द्वारा अमित्र गाथा इनका नाम दिया गया। अमित्र गाथा का मतलब होता है शत्रुओं का दमन करने वाला। ठीक है, शत्रुओं को मारने वाला। ठीक है, इन्होंने मैसूर तक का विस्तार कर दिया था। मैसूर यानी कर्नाटक तक का विस्तार तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कर दिया था। ठीक है, मतलब इनको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन उड़ीसा का कुछ क्षेत्र था, जंगलों वाला क्षेत्र, वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया था। ठीक है, अशोक को उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किसने किया? बिंदुसार ने। ठीक है, अशोक कहां का राज्यपाल था? उज्जैन का। ठीक है, अशोक आता है 268 से 232 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक इसने काम किया। ठीक है, अशोक एक महान सम्राट, आपने पुस्तकों में अवश्य ही पढ़ा होगा। वास्तव में यह एक महान सम्राट ही था। वह युद्ध करता था, युद्ध करके किसी भी शत्रु को, किसी भी राजा को जब पराजित कर देता था, तो वह बाद में उनसे क्षमा मांगता था। ठीक है, ऐसा महान राजा था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय, कलिंग कहां पर है? उड़ीसा नामक स्थान है। कलिंग के राजा खारवेल थे, वहां पर इसने विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, विजय प्राप्त करने के बाद युद्ध में काफी नरसंहार हुआ, असहाय और कुछ निर्दोष लोगों की भी जान गई, मारे गए। तो इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया पूरी तरह से, और उसने युद्ध को त्याग दिया। युद्ध कभी भी लाभ का पथ नहीं होता है, हमेशा नुकसानदेह होता है, नुकसान करता है, निर्दोष लोगों की हत्या भी करवा देता है। ठीक है, निर्दोष लोगों को भी मरवा देता है। इसलिए फिर उसने जीवन में कभी भी अस्त्र शस्त्र ना उठाने का संकल्प मन में लिया और शांति की नीति को अपनाया। फिर उसने सोचा कि मन में ग्लानि हमेशा रहेगी कि हमने इतने लोगों को मारा है, इतने निर्दोष लोगों को मारा है, तो उसने धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अभिलेखों, स्तूपों आदि के माध्यम से धर्म का जगह जगह प्रचार प्रसार किया, ताकि लोग धर्म का प्रचार करके अपनी बातों को, उसके विचारों को पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। तो अशोक ने अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी, अच्छे अच्छे विचार दिए, और उन विचारों को, उन शिक्षाओं को, उन धर्म वाली चीजों को, धार्मिक चीजों को उसने अभिलेखों में, स्तूपों में, अभिलेखों में उसने
छपवा दिए, लिखवा दिए, ताकि लोग उनको पढ़ सके और शिक्षाप्रद हो सके। ठीक है, तो इसने कलिंग को भी अपने में मिला लिया और उसने कोई युद्ध ना करने का निर्णय लिया कि आगे चलकर कोई भी युद्ध मैं नहीं करूंगा किसी प्रकार का। उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। एशिया और यूरोप के साथ उसने मैत्रीपूर्ण यानी कि दोस्ती जैसे संबंधों को स्थापित कर लिया। ठीक है, यूरोप और पूरा एशिया का जो क्षेत्र था उसने मैत्रीवत संबंध स्थापित कर लिया। बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाला अशोक था। अहिंसा और शांति का संदेश सभी जगह फैला दिया। किसके माध्यम से? अभिलेखों के माध्यम से। ठीक है, शिलालेख, स्तंभों, स्तूपों का निर्माण अशोक सम्राट ने ही करवाया। तो यहां पर वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण आपको मौर्य वंश में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आगे चल करके अशोक के बाद धीरे धीरे जो राजा हुए वो थोड़े कमजोर हुए और यही पतन का कारण रहा, क्योंकि अशोक ने शांति की नीति को अपना लिया था। इससे अन्य शासकों ने इसका गलत फायदा लिया, गलत फायदा उठाया। ठीक है, तो आगे चलकर अशोक के पुत्र थे कुणाल, उन्होंने काम किया, वह राजा रहे। फिर दशरथ, संप्रति, शालिशुक, फिर उसके बाद देव बर्मन, शतधन्वन और अंतिम शासक बृहदत्त। बृहदत्त के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी और पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जाकर के पाटलिपुत्र नामक राजधानी में बैठ करके फिर शुंग वंश यहां से प्रारंभ हो जाता है। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदत्त, जिसकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना यहां से प्रारंभ हो जाती है। तो बच्चों ये आपका मौर्य वंश का इतिहास है और मौर्य वंश के राजा है, शासक हैं। तो बच्चों कुछ चीजों की बात करते हैं कि यहाँ का प्रशासन कैसा था। राजा सर्वोच्च शासक होता था। यहाँ पर सहायता के लिए मंत्री परिषद की आवश्यकता रहती थी। यहाँ पर सामाजिक जीवन की बात करें तो चार वर्णों में यहाँ की प्रशासनिक, यहाँ का सामाजिक जीवन विभाजित था। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन भेदभाव जाति के आधार पर नहीं था, यानी जाति भेदभाव वहां पर नहीं था। काम के आधार पर लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी। जैसे ब्राह्मण का काम है कर्मकांड करना, पूजा करना, पुरोहितों का काम होता है। ठीक है, क्षत्रियों का काम रक्षा करना, वैश्य का काम खेती कृषि का काम करना। ठीक है, और शूद्रों का काम इन तीनों की सेवा करना है, फिर कुछ अन्य काम। ठीक है, आर्थिक रूप से कृषि प्रधान था। सिंचाई के स्रोत मिले हैं। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख जो कि उससे पता चलता है कि पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था इसी समय। ठीक है, तो सिंचाई की आर्थिक रूप से सिंचाई को महत्व ज्यादा दिया गया और कृषि के लिए ज्यादा कार्य किए गए, कृषि के क्षेत्र में ज्यादा कार्य किए गए। बच्चों महत्वपूर्ण कार्य ये थे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता था। बच्चों सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत यहीं से विकसित हुआ है और अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। ठीक है, तो बच्चों सोना, चांदी, लोहा, तांबा का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता था। वस्त्र निर्माण, शिल्प उद्योग, लकड़ी का कार्य, हाथी के दांत की कारीगरी, चमड़ा उद्योग आदि कार्य होते थे मौर्य वंश में। ठीक है, धार्मिक स्थिति की बात करें, धार्मिक जीवन की बात करें तो हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोग काफी थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी यहाँ पर बल दिया गया है कि यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी बहुत लोग मानते थे। ठीक है, अशोक ने तो बौद्ध धर्म को ही अपना लिया था। ठीक है, कला संस्कृति के बारे में बात करें, आर्ट और कल्चर के बारे में, तो अशोक के स्तंभ है ना, स्तूप, शिलालेख, अभिलेख आदि आपको सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है। वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है कला संस्कृति के लिए। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की रचना, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी थी इसी समय। ठीक है, और तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था इस समय मौर्य वंश में। ठीक है, मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना करी। इसमें भारत के मौर्य वंश के इतिहास के बारे में उन्होंने बखूबी लिखा है। ठीक है, तो बच्चों तक्षशिला कहां पर है? पाकिस्तान। ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान में है, जो पहले भारत में ही था। तो वहां पर
बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था, जहां पर हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते थे और धार्मिक संस्कृति, सनातन हिंदू धर्म से संबंधित विषयों को वहां पर पढ़ाया जाता था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि के बारे में बच्चों को शिक्षाएं दी जाती थी। तो ये संक्षिप्त में मौर्य वंश के बारे में हमने बताया कि मौर्य वंश की स्थिति कैसी थी। आई होप यू कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे साथियों, मेरे प्रियजनों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।